नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर। मैं हूं धनराज गर्ग, राजधानी देहरादून से। और आज बात करेंगे चारधाम यात्रा की, क्योंकि उत्तराखंड की जो प्रसिद्ध चारधाम यात्रा है वो जल्द ही शुरू होने वाली है। यानी कि 29 अप्रैल से जो चारधाम यात्रा है वो शुरू हो चुकी होगी। और उम्मीद जताई जा रही है कि 50 लाख से भी अधिक जो श्रद्धालु हैं इस बार चारधाम यात्रा पे आ सकते हैं। और उसके लिए कहीं ना कहीं जो व्यवस्थाएँ हैं, तमाम व्यवस्थाओं में कहीं ना कहीं प्रशासन जुट चुका है। और लगातार प्रशासन और शासन मिलकर कहीं ना कहीं जो व्यवस्थाएँ हैं उनको दुरुस्त करने का काम कर रहा है। क्योंकि पिछले वर्ष की जो चारधाम यात्रा चली थी इसमें हमने देखा कि लाखों की तादाद में जो श्रद्धालु हैं वो चारधाम यात्रा पर आए थे, लेकिन कुछ व्यवस्थाएं देखने को मिली। क्योंकि उम्मीद से भी अधिक जो श्रद्धालु हैं वो चारधाम यात्रा में पहुंचे थे, जिसके कारण कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं में व्यवधान जरूर पड़ा था। और इस बार वो व्यवधान ना पड़े, वो व्यवस्थाएं ना चरमराएं, उसको लेकर प्रशासन पहले से ही सख्त होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जब पिछले वर्ष चारधाम यात्रा समाप्त हुई थी तो उसी दौरान कहीं ना कहीं अधिकारियों की बैठक ली थी और अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि अगली चारधाम यात्रा के लिए अभी से ही तैयारियां शुरू कर दी जाएं। और लगातार देखा भी जा रहा है कि तभी से ही कहीं ना कहीं जो चारधाम यात्रा की तैयारियां हैं वो लगातार प्रशासन के द्वारा की जा रही हैं। और इस बार कुछ फेरबदल जरूर चारधाम यात्रा में किया गया है, क्योंकि लगातार देखा जाता था कि जो रजिस्ट्रेशन करने की बात आती थी तो उसमें कहीं ना कहीं लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और इस बार जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। यानी कि ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन है वो 60% होंगे और जो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन है वो 40% होंगे। यानी कि जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है वो 15 दिन पहले शुरू हो जाएगी। और इस बार कहीं ना कहीं देखा जाए कि जो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है उसमें फेरबदल किया गया है कि वो रजिस्ट्रेशन कहीं ना कहीं 24 घंटे किए जाएंगे, ताकि आने वाले यात्रियों को किसी भी तरह की कोई दिक्कतों का सामना यहाँ पर ना करना पड़े। और इसी के साथ देखिएगा कि 24 घंटे जो रजिस्ट्रेशन होंगे, यदि यात्रियों की संख्या कम होती है तो कहीं ना कहीं इसके समय में बदलाव जरूर किया जा सकता है। लेकिन अभी ये कहा जा सकता है कि चारधाम यात्रा को लेकर कहीं ना कहीं प्रशासन सख्त होता हुआ नजर आ रहा है। तमाम तैयारियों में अभी से ही जुट चुका है। कैमरामैन वीरेंद्र थपलियाल के साथ धनराज गर्ग, JK 24/7 न्यूज, देहरादून। मैं देव प्रकाश, आप देख रहे हैं सिटी रिपोर्टर। बिहार में पूर्ण रूप से शराब बंद है। 2016 से ही बिहार में शराबबंदी की गई थी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा, और पूर्ण रूप से यहाँ पे शराब बेचना एवं पीना सख्त मना है। इसके बावजूद भी आज देखा जाए, आज 2025 हो गया, 9 साल के दरमियान करीब बिहार में हर रोज़ हर ज़िले में शराब पाई जा रही है और गली गली चौक चौराहे पे शराब की धड़ल्ले से बिक्री की जा रही है। आपको बता दें कि पूरे बिहार में प्रतिदिन शराब तस्कर जो हैं, शराब बाहर से अपने बिहार के बॉर्डर के बगल से शराब आता है और विभिन्न तरीके से, यहाँ तक कि एम्बुलेंस में भी शराब बिहार में आता है। एम्बुलेंस के दूध के गाड़ी में भी शराब आती है। बहुत तरह से मरीजों के एम्बुलेंस में उसमें भी शराब पाया गया है। अब प्रतिदिन बिहार में शराब तस्कर शराब मंगा रहे हैं और पूरे चौक चौराहे पर खुलेआम शराब बिक्री की जा रही है। लेकिन उत्पाद विभाग के द्वारा इस पर उचित कार्रवाई भी की जा रही है। बहुत शराब तस्कर को पकड़ा भी गया है। लेकिन जो शराब तस्कर पकड़ाते हैं, 2 महीने 1 महीने के भीतर फिर वो बाहर चले जाते हैं, या तो फाइन देकर आए या तो बेल लेकर आए। इसी प्रकार आज राजधानी पटना के गर्दनीबाग थाना के अंतर्गत एक कंटेनर शराब पाई गई है। पुलिस को सूचना मिली कि एक कंटेनर शराब एक कंटेनर में लाया जा रहा है गर्दनीबाग मेन रोड से। पुलिस ने छापेमारी के दौरान उस कंटेनर को रोका और कंटेनर को खुलवाया तो दंग रह गई। उस कंटेनर में सैनिटरी पैड था। सैनिटरी पैड के पैकेट के नीचे में करीब 100 से ऊपर शराब का बोतल पाया गया, जिसको पुलिस ने इस बोतल को जब्त कर लिया है। अब इस पे पुलिस द्वारा जांच की जा रही है कि आखिर ये शराब तस्कर है कौन ये शराब मंगा रहे थे, और गाड़ी का मालिक, गाड़ी से पता लगाया जा रहा है कि इस गाड़ी का ऑनर कौन है, इसका मालिक कौन है। तो जांच का विषय है कि शराब किसके द्वारा मंगाई जा रही थी। लेकिन फिर भी बिहार में 9 वर्षों से शराब बंदी है, 2016 से बंदी है, लेकिन पूरे बिहार में हर चौक चौराहे, हर गली मोहल्ले में शराब धड़ल्ले से बिक्री की जा रही है। इस पर पुलिस द्वारा कार्रवाई भी की जा रही है, लेकिन इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है। कैमरा पर्सन अजय के साथ देव प्रकाश, JK 24/7 न्यूज, पटना। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अब
फायर विभाग ने साफ तौर पे 17 कोचिंग क्लासेसों के लाइसेंस को रद्द करने के लिए निर्देशित किया है। साफ तौर पे ये सभी कोचिंग क्लासेस जो हैं फायर विभाग के जो नियम हैं उनको पालन नहीं कर रहे थे और अब इन सबके लाइसेंस को रद्द किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दिए हैं कि बच्चों के साथ साथ जो पेरेंट्स हैं वो इस उम्मीद में बच्चों को अपनी कोचिंग इंस्टीट्यूट में भेजते हैं जहां पर उनकी व्यवस्थाएं की जाएं, मुकम्मल व्यवस्थाएं हों, उनकी सुरक्षा की व्यवस्थाएं हों। और ऐसे में राजधानी लखनऊ में तकरीबन 17 कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसे पाए गए जिनके पास फायर विभाग से बचने, आग लग जाने या किसी प्रकार की समस्या हो जाने पर बचने के मुकम्मल इंतज़ाम भी नहीं किए थे। हालांकि इसके पहले भी जिलाधिकारी लखनऊ की ओर से इस बात को लेकर के निर्देशित किया जा चुका है कि प्रदेश में जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं सभी में सुरक्षा व्यवस्था मुकम्मल की जाए। अगर मैं बात करूं राजधानी लखनऊ के हजरतगंज इलाके की तो तकरीबन 700 से भी अधिक कोचिंग इंस्टीट्यूट लखनऊ में हैं। लखनऊ के साथ साथ हजरतगंज के इलाके में तकरीबन 500 से अधिक कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं जहां पर सुरक्षा व्यवस्था ना के बराबर है। फायर विभाग की ओर से अब इन 17 कोचिंग इंस्टीट्यूट को लाइसेंस रद्द करने के लिए निर्देशित किया गया है और ये भी कहा गया है कि जल्द से जल्द अगर जो नियम है, जो कानून है उसके अनुसार, फायर विभाग के जो नियम है उसके अनुसार यदि इसका अनुपालन नहीं होता है तो लाइसेंस को रद्द किया जाएगा। इतना ही नहीं, हाल ही में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ही आग लग जाने के कारण एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में पहले ही नुकसान हो चुका है और यही नहीं, दिल्ली में भी आग लगने को लेकर के कई लोगों की मौत भी हुई थी। छोटी छोटी छिटपुट घटनाओं के बीच इस तरीके के तमाम मामले सामने आया करते हैं, लेकिन अब सख्त निर्देश दिए गए हैं कि राजधानी में किसी भी प्रकार से कोई ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट ना हो जहां पर सुरक्षा के मुकम्मल इंतज़ाम न किए जाएं। हालांकि जिलाधिकारी की ओर से CFO की ओर से लिखित में जानकारी मांगी गई है कि कौन कौन से ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं जिनका सर्वे कराया जाएगा और इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि जो उनका परिसीमन है यानी कि चौहद्दी है वो इस प्रकार की हो कि फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी एक तरफ से जाकर दूसरे रास्ते की ओर से निकल सके। इन तमाम चीज़ों के मद्देनज़र ध्यान रखते हुए CFO के द्वारा लिखित में निर्देशित किया गया है कि 17 कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जिनमें जो मानक के अनुरूप नहीं बनाए गए हैं और ऐसे में इन सभी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। राजधानी लखनऊ के जिलाधिकारी की ओर से भी लिखित में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जल्द से जल्द मुकम्मल इंतजाम करें, अन्यथा लाइसेंस रद्द किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट किशन के साथ गौरव पांडे, JK24/7 न्यूज़, लखनऊ। महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा खेला, एकनाथ शिंदे को झटका, अजित पवार की एंट्री। नमस्कार, मैं हूं इरशाद अहमद और आप देख रहे हैं JK24/7 न्यूज का खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर बड़ा खेला जो है वो हो चुका है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकारी SDMA से बाहर कर दिया गया है और उनकी जगह उप मुख्यमंत्री अजित पवार की एंट्री हो गई है। इससे महायुति में दरार की अटकलें तेज हो गई है। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में SDMA का पुनर्गठन किया है। इसमें उप मुख्यमंत्री जो है देवेंद्र फडणवीस अध्यक्ष है और सचिव है, मुख्य सचिव सुजाता सोनिक इसकी CEO बनाई गई है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि शहरी विकास विभाग के प्रमुख होने के बावजूद पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को इसी महत्वपूर्ण कमेटी से बाहर कर दिया गया है। राजनीतिक गलियारों में इसे फडणवीस और शिंदे के बीच सत्ता संघर्ष का संकेत माना जा रहा है। महायुति सरकार में BJP, शिवसेना, शिंदे गुट और NCP अजित पवार गुट का गठबंधन है, लेकिन लगातार अंदरूनी खींचातान की खबरें सामने आ रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि शिंदे को SDMA से बाहर करना सत्ता संतुलन को दर्शाता है। बीजेपी और अजित पवार गुट की नजदीकियों से शिंदे खैमा पहले ही असहज महसूस कर रहा है था। अब इस फैसले से ये साफ हो रहा है कि महाराष्ट्र की राजनीति में आने वाले दिनों में बड़ा उलटफेर हो सकता है। सवाल उठ रहा है कि क्या शिंदे की स्थिति कमजोर हो रही है? क्या महायुति सरकार में दरार और गहरी होंगी? ऐसी ही खास खबरों के लिए जुड़े रहे JK24/7 न्यूज के साथ। कैमरामैन बाकिर अंसारी के साथ मैं इरशाद अहमद, JK24/7 न्यूज, मुंबई। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा विशेष प्रोग्राम सिटी रिपोर्टर देहरादून से। मैं संचित शर्मा आपके सामने एक बड़ी खबर को लेकर के और बात करेंगे खानपुर विधानसभा को। जनवरी के महीने में खानपुर विधानसभा में
वर्तमान विधायक और पूर्व विधायक के बीच में नोकझोंक हो जाती है, जिसको लेकर के जो वर्तमान विधायक हैं वो पूर्व विधायक के महल पर जाकर झगड़ा करते हैं और उसके अगले दिन जवाब के तौर पर जो पूर्व विधायक कुंवर प्रनय सिंह चैंपियन है वो उनके कार्यालय, रुड़की कार्यालय पहुंचते हैं, वहां पर फायरिंग करते हैं, गाली गलौज करते हैं और मार पिटाई करते हैं, जिसको लेकर के कुछ घंटे बाद ही उनकी अरेस्टिंग हो जाती है। लेकिन उसके 2 दिन बाद जिस तरीके से गुर्जर समाज के लोगों ने खानपुर विधानसभा को घेरा, उनके महल पर जाकर के महल की बात कही कि महल के ऊपर जो वर्तमान विधायक है उन्होंने टिप्पणी की और पूरा कहें कि एक तरीके से जो लॉ एंड ऑर्डर है वो पूरी तरीके से बिगड़ता हुआ नजर आया, जिसको पुलिस ने किसी तरीके से संभाला। लेकिन उसके बाद बात करें ब्राह्मण समाज की तो वो लोग भी आगे बढ़ कर के आए और लेकिन पुलिस को लाठीचार्ज कर करके उसको व्यवस्था को संभालना पड़ा। इन्हीं महापंचायतों को लेकर के आए दिन रुड़की क्षेत्र के अंदर लोग आते हैं, जिसको लेकर के बॉर्डर्स पर आईटीबीपी के जवान लगाए गए हैं कि किसी भी तरीके की कानून व्यवस्था ना बिगड़े और साथ ही साथ आईटीबीपी के जवान के अलावा पुलिस की सुरक्षा भी वहाँ पर रखी गई है। महल के आसपास भी पुलिस के जो जवान हैं उनको लगाया गया है। तो कहीं ना कहीं पुलिस महकमे में काम करने वाले बड़े अधिकारियों का मानना ये है कि इस विवाद से कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर एक बड़ा प्रेशर पड़ गया है, क्योंकि वीवीआईपी मूवमेंट भी देखने को मिलता है। कुछ दिन पहले हरिद्वार में स्नान हुआ, उसको लेकर के व्यवस्था बनाना, तमाम कार्यक्रम जो हो रहे हैं उनके लिए व्यवस्था बनाना और अब इस तरीके की चीज़ों को देखते हुए जो गड़बड़ी चल रही है या कहीं की जो सुरक्षा में सिक्योरिटी लगाई गई है, जो फोर्सेस लगाई है, उनके ऊपर एक बड़ा दबाव देखने को मिलता है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र थपलियाल के साथ के लिए देहरादून से संचित शर्मा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी रिपोर्टर, मेरे साथ मैं हूं संदीप गोयल। फरीदाबाद में एक ऐसा मामला सामने आया जिसके बाद से लगातार अब जो है पुलिस प्रशासन और सीआईडी से लेकर सीआईए के हाथ पैर फूलते हुए नज़र आ रहे हैं। दरअसल फरीदाबाद में गाजीपुर रोड पर एक ऐसी वर्कशॉप का खुलासा पुलिस ने किया है जिसमें पिछले कई महीनों से लगातार अवैध तरीके से हथियार बनाने का गोरख धंधा जो है चल रहा था। ऐसे में पुलिस को 8 फरवरी को जानकारी मिली तो पुलिस ने अपने अधिकारियों के साथ जो है वहां पर एक सर्च अभियान चलाया तो पता चला कि एक वर्कशॉप में करीब 4 युवक जो है अवैध तरीके से हथियार बनाने का काम कर रहे थे। पुलिस ने इस मामले में अब खुलासा करते हुए जानकारी दी है कि पुलिस ने 3 से ऐसे युवकों को काबू किया है जो इस फैक्ट्री में अवैध तरीके से हथियार बनाते, जिसमें से कट्टा और अन्य तरीके के पिस्टल पिछले 3 महीने से बनाने का काम कर रहे थे। जो जानकारी सामने आई है पुलिस के बयानों में, उसमें कहा जा रहा है कि बिहार के एक युवक जो है लगातार इस तरह के यहाँ पर इन युवकों को सिखाने और उनको पढ़ाकर इस तरह के हथियार बनाने की ट्रेनिंग भी देने का काम कर रहा था। अब पुलिस ने हथियारों के साथ उन युवकों को गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेजने का काम किया है। तो वहीं 8 दिन के रिमांड पर भी आरोपियों को लिया गया है और बताया जा रहा है कि जो युवक बिहार से था वो मौके पर नहीं मिला है, लेकिन अब पुलिस ने उसकी भी तलाश शुरू कर दी है। लेकिन इस पूरे मामले के बाद अब कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन और सुरक्षा पर जो है सवाल उठ रहे हैं कि आखिर दिल्ली एनसीआर में इस तरह की अवैध तरीके से कैसे जो है बंदूकें बनाकर दिल्ली एनसीआर में या फिर अन्य जगहों पर आसानी से बेची जा रही थी। इन पूरे खबर के बाद से कहीं ना कहीं लोगों के बीच में ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर कैसे दिल्ली से सटे हुए फरीदाबाद में एक अवैध तरीके से बनने वाली पिस्टल और हथियार खुलेआम यहाँ पर जो है बनाए और बेचने का काम कैसे चल रहे थे और पुलिस को अब तक कैसे इसकी खबर तक नहीं लगी। लेकिन अब पुलिस ने जो है आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ की जा रही है कि आखिर यहाँ पर कैसे ये सारा सामान लेकर आते थे और कहाँ कहाँ इसको बेचने का काम किया जा रहा था। सहयोगी राकेश के साथ संदीप गोयल, जी 24/7 न्यूज़, फरीदाबाद। छत्तीसगढ़ के बीजापुर महाराष्ट्र बॉर्डर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सर्च में निकले जो सुरक्षा बल के जवान ने 31 से ज़्यादा नक्सलियों को मार गिराया है, जिसमें 20 जो है पुरुष और जो है 11 महिलाएं शामिल है। हालांकि इस पूरे जो मिशन, इस घटना पे जो है
जवानों को भी क्षति हुई है। जो जवान जो है शहीद हो गए हैं और 2 से ज़्यादा जो है जवान जो है घायल हुए हैं। आपको बता दें कि सुरक्षा बलों को जानकारी मिली थी कि बीजापुर के एक जगह जो है यहाँ पर जो है वो चल रही थी, मीटिंग चल रही थी कुछ मुद्दों को लेकर के, जिसके बाद सुरक्षा बल वहां पर गए और दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हुई। इस बीच जो है लगातार फायरिंग होती रही, जिसके बाद 2 जवान हमारे शहीद हुए और 31 नक्सलियों को मार गिराया। इस पूरे मामले को लेकर के गृह मंत्री अमित शाह ने जवानों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि 2026 तक छत्तीसगढ़ से जो है नक्सलवाद खत्म करने की जो बात कही है वो साकार हो रहा है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी जवानों को बधाई देते हुए कहा ये बड़ी कामयाबी है, सुरक्षा बलों के हौसला को सलाम है। तो कहीं ना कहीं इस घटना के बाद जो है लगातार डबल इंजन की सरकार है और नक्सलवाद से लगातार जो है सरकार लड़ रही है। इसके साथ ही बताना चाहूँगा जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से 250 से ज़्यादा के नक्सलियों को अब तक जो है मार गिराया है। इसके साथ में ही 2000 से ज़्यादा नक्सलियों ने सरेंडर किया है। बड़ी मात्रा में जो है हथियार भी जो है बरामद किए गए। तो कहीं ना कहीं एक कामयाबी की ओर छत्तीसगढ़ बढ़ रहा है और जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि 2026 तक छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद खत्म कर देंगे, उस स्थिति की ओर नक्सलवाद को लेकर के छत्तीसगढ़ बढ़ता दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी घटना को अंजाम यहाँ पर जो है सुरक्षा बलों ने दिया है। कैमरामैन पिंटू देवांगन के साथ शंभू राही, JK24 न्यूज़, रायपुर। प्रयागराज के कुंभ में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ी रही है, लेकिन आप देखिए तो अयोध्या में भी तमाम जो श्रद्धालुओं की संख्या है लगातार बढ़ रही है और कहीं ना कहीं अयोध्या प्रशासन भी अलर्ट मोड पे है। और यही वजह है कि चाहे रायबरेली हो या अम्बेडकर नगर या बाराबंकी या सुल्तानपुर, तमाम ऐसे जनपद हैं जो ADG जोन लखनऊ के अंतर्गत आते हैं। तो इस जोन के तमाम ऐसे कप्तान हैं जो ट्रैफिक व्यवस्था को सुदृढ़ से चलाने के लिए खुद सड़कों पर खुद उतरे हैं। और यही वजह है कि लगातार अयोध्या में तमाम ट्रैफिक बल काफ़ी दबाव में है और यही वजह है कि श्रद्धालुओं को लगातार वहां पर दर्शन होने के बाद संख्या बल कम होने पर ही एंट्री दी जा रही है। लगातार इसको लेकर तमाम जनपदों में भी ट्रैफिक का दबाव देखा गया है। हालांकि अधिकारियों के निर्देशन में डायवर्जन कर श्रद्धालुओं की और आम जनमानस के लिए असुविधा प्राप्त की गई है ताकि उनको कोई भी परेशानी या असुविधा ना हो। इस बात को लेकर लगातार ADG जोन के तरफ से भी मॉनिटरिंग और निर्देश भी दिए गए हैं। कहा यह भी जा रहा है कि लगातार खुद ADG जोन हर एक जिले की और अयोध्या खासकर मॉनिटरिंग की जद में है ताकि यहाँ पर भी कोई समस्या श्रद्धालुओं को ना हो। कैमरामैन किशन के साथ उमेश मिश्रा, JK न्यूज़, लखनऊ।